Hello everyone, here I am Sushila and I have qualified certain exams and my qualification with biochemistry, that is life science subject। तो इस वीडियो में हम जो लास्ट पार्ट जो कंटिन्यू करेंगे पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी सिलेबस के रिगार्डिंग। और ऑलरेडी मैंने इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन में जो स्लाइड्स है उसमें मेंशन कर रखा है कि कौन सा सिलेबस हम फॉलो करने वाले हैं। एंड देन जो सोर्सेज है वो एनसीईआरटी बुक्स है और पीजी सिलेबस है जो कि कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं। देन इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज के जो टॉपिक्स होते हैं इन जनरल वो सब पूछे जाते हैं जो कि ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन मैंने कर रखा है। एंड देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर के पर्सपेक्टिव से, टीचिंग के पर्सपेक्टिव से, और क्या क्या क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मैनेजमेंट और उनका इम्प्लीकेशंस क्या क्या होता है, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, टीचिंग लर्निंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, क्रिएटिंग कंडक्टिव learning environment, एंड देन दे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप। एंड उसके बाद NEP 22 से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है आपको वो पता होना चाहिए, ऑब्वियसली वो करंट अफेयर का भी टॉपिक है। एंड देन कंसर्न सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, ये सारे जो है बायोटेक्नोलॉजी सिलेबस के टॉपिक्स है जिनको हम डायरेक्टली डिटेल्स में नहीं पढ़ रहे हैं। मेरा जो अपना पर्सपेक्टिव है वो मैं सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन और सेल से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ क्योंकि वो मेन जो है बेसिक टॉपिक है। उसके बाद जो है बायोमोलिक्यूल्स वाले टॉपिक्स हैं। एंड देन उसके बाद धीरे धीरे जो भी टॉपिक उससे रिलेट करके हम उसको पढ़ सकते हैं, जो हमें जैसा इजी वे में मुझे लगेगा मैं उस तरीके से एक्सप्लेनेशन वीडियोस प्रिपेयर कर रही हूँ। देन फंडामेंटल्स ऑफ बायो केमिकल इंजीनियरिंग, एंड देन बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल, देन टेक्निक्स के बारे में है। सेल बायोलॉजी, इसका फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं। सेल ऑर्गेनेली आज हम कवर करेंगे। देन उसके बाद genetics and molecular biology, protein and gene manipulation, and cell culture technology, immunology, applied biotechnology। then इसका पैटर्न जिसमें कंसर्न सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स का है। एंड सेल ऑर्गेनेली में सबसे पहले गोल्जी बॉडीज और जो गोल्जी अपैरेटस है ये एनसीईआरटी के टॉपिक्स बुक से मैंने ये डायरेक्ट ये जो डायग्राम है उसका पार्ट लिया है और ये थियोरेटिकल पार्ट भी एनसीईआरटी बुक का ही है। तो ये जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्गी, ये इन्होंने सबसे पहले अपने इनका जो नाम है उसी के बेसिस पे इसका नाम पड़ा है। अपैरेटस मतलब होता है कंटेनर जैसा ऑब्जेक्ट। तो गोल्जी बॉडीज जो है इसमें सिस्टर ने सिल्क डिस्क शेप में, फ्लैट शेप में भी होते हैं जिसका रेंज जो है, साइज जो है 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर डायामीटर में होता है। दीज आर स्टैक पैरेलल टू ईच अदर, जो भी आपको डायग्राम में दिख रहा है ये पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, अलग अलग रेंजेस में होते हैं जो कि एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहेंगे। गोल्गी अपैरेटस बोलो, गोल्जी बोलो, कोई भी कैसा भी प्रोनाउंसिएशन आप बोल सकते हो, लेकिन बस इसमें समझने का इतना है कि इसमें सिस्टर ने और ट्रांस जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो भी कॉन्वेक्स वाला फॉर्म है वो होता है सिस फॉर्म, और जो ट्रांस है वो कॉन्केव वाला फॉर्म होता है। तो जो मैंने बाहर की तरफ होता है वो कॉन्वेक्स वाला, वो सिस होता है, और जो ट्रांस होता है थोड़ा अंदर की तरफ होगा, कॉन्केव वाला फॉर्म। देन उसके बाद मटेरियल टू बी पैकेज इन अ फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये फ्यूज करके जो भी इसमें कंपोजिशन बनते हैं उसको वो ट्रांसफर करता है एक सेल से दूसरे सेल की तरफ। और इसमें मेनली जो सिक्रेशन होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइको लिपिड का होता है। देन गोल्जी अपैरेटस, इसमें जो है सेम साइंटिस्ट का इंफॉर्मेशन जो है पीजी लेवल पे भी वही है। डायामीटर जो भी इनका साइज है वो 0.57, वो भी ऑलमोस्ट सेम है। सिस और ट्रांस का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, उनके जो भी स्ट्रक्चर है वो कैसे होते हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है। देन फंक्शंस, मेनली फंक्शंस पे आते हैं। उसके बाद एंजाइम्स, इसमें जो है एंजाइम्स स्टेप जो है फॉलो करते हैं ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस के लिए, जो कि सियालिक एसिड के साथ मिलके ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट चेन के साथ मिलकर ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस में एक्टिवेट करते हैं एंजाइम्स का एक्टिविटी। और उस प्रोसेस को, उस कॉम्प्लेक्स से एक सेल से दूसरे सेल, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है टारगेटेड सेल में पहुंचाने के लिए, वो काम किया जाता है। एंड देन मेनी ऑफ द प्लांट सेल वॉल पॉलीसैकेराइड
pectin, hemicellulose and extracellular glycosaminoglycans in animal are also synthesized here. तो प्लांट सेल में क्या सिंथेसिस होती है, पेक्टिन और हेमिसेलुलोज की, और जो कि हायर एनिमल्स हैं उसमें ग्लाइकोस अमीनो ग्लाइकेंस की सिंथेसिस होती है. देन सेल प्लेट एंड सेल वॉल, ये जो फॉर्मेशन है ये गोल्जी अपैरेटस में ही होता है. एंड सेल वॉल और सेल प्लेट में गोल्जी अपैरेटस के पार्ट में ही ये सारी चीज़ें होती है, सारे प्रोसेस होते हैं. गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सॉर्टिंग. जो भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कौन सा स्ट्रक्चर है जो भी इसके पैरेलल में जो ये जो सिस और ट्रांस वाले फॉर्मेशन है आपस में कनेक्टेड रहते हैं, वो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, किसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये प्रोटीन सॉर्टिंग और पैकेजिंग में. और इसमें लाइसोसोम भी टारगेट करता है, मैं टारगेटेड टू लाइसोसोम सिक्रेटरी वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सिक्रेटेड बाय सेल. सम ऑफ देम आर आल्सो रिटर्न बैक टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो भी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी को चाहिए या फिर हमें चाहिए, वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने के बाद जो भी बच जाते हैं वो या तो लाइसोसोम के थ्रू डिग्रेड हो जाते हैं या तो वो रिटर्न बैक टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहते हैं. मॉडिफाई होने के बाद फिर से वो हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट में जाते हैं. देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो स्टडीज है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसका स्ट्रक्चर है नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर इन द साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रासेलुलर स्पेस इन टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल राइबोसोम एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शोज राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस. जो भी आउटर सरफेस से अटैच होते हैं वो होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो नहीं होते वो होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसमें भी सिस्टर ने जो है एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें सिस्टर ने जैसी स्ट्रक्चर बनती है जो कि गोल्जी अपैरेटस में बनती है. एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसमें फैट लाइक हार्मोन जैसे स्टीरॉयड हार्मोन उसका सिंथेसिस होता है. देन स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो इंफॉर्मेशन दी गई है ये ऑर्गेनली जो है यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है. मीन्स इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम मीन्स अ नेटवर्क, एंड एज अ नेम सजेस्ट इट इज अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग ट्यूब्यूल एंड फ्लैटेंड सैक दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. तो जो भी नेम के थ्रू अगर आपको समझ में आता है, ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जो है जो कंपोजिशन है वो फॉर्म होते हैं और इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनेली में, अलग अलग ऑर्गेनेली से अलग अलग सेल्स में. देन इट कंटिन्यूज मोर देन हाफ ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन. और ये जो है टोटल मेम्ब्रेन का हाफ पार्ट में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है उसमें फैला हुआ होता है. एंड देन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू फॉर्म्स में आते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. The highly affinity binding of the ribosome to ER is dependent on glycoprotein. ये कैसे राइबोसोम से एंडोप्लाज्मिक जो है रेटिकुलम से बाइंड होते हैं, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है, नेमली राइबोफोरिन 1 and 3. These proteins have an integral membrane protein whose cytosolic domain bind tightly to the large subunit of ribosome. तो ये जो पार्ट है लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम का स्मूथ राइबोसोम से बाइंड होने का, वो मैंने डिपेंड करता है साइटोसोलिक डोमेन्स में, साइटोसोलिक पार्ट में जो सेल के अंदर होते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मेम्ब्रेन नेटवर्क है वो ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स जहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है फ्लैटेंड सैक होते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक में एक आपको मैश वर्क मिलेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक में फ्लैटेंड सैक मिलेगा. अगर मैंने गलती से रफ एंडोप्लाज्मिक को नेटवर्क बोल दिया हो तो सॉरी. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नेटवर्क और मैश लाइक स्ट्रक्चर होगा. एंड देन मोस्ट लिपिड बाइलेयर आर असेंबल्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो लिपिड बाइलेयर जो है आपको जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देखने को मिलता है. प्रोटीन के अलावा यहाँ पर न्यू मेम्ब्रेन भी होते हैं लिपिड्स के. देन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एंजाइम्स इसमें होते हैं, बोथ फॉस्फोलिपिड्स लाइक फॉस्फोडेटाइल
choline, phosphatidyl ethanolamine, phosphatidyl serine, phosphatidyl inositol, and cholesterol. The phospholipids then equilibrate across the membrane and flip bases help to create the asymmetric distribution of phospholipids. तो इसमें जो कुछ एंजाइम्स होते हैं फ्लिपेसेस, ये एंजाइम जो है फॉस्फोलिपिड्स का बहुत सारा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्या करता है, उसको बैलेंस करता है. द सेरामाइड बैकबोन ऑफ स्फिंगोलिपिड इज आल्सो मेड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्फिंगोलिपिड भी फॉर्म होता है और ये स्फिंगोलिपिड और ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ये किससे अटैच होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये वहां पर ट्रांसफर भी होता है. और ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, cholesterol peroxisome, chloroplast and peroxisome also acquire both protein and lipid from endoplasmic reticulum. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये सारी चीज़ें इनको ज़रूरत होती है और ये कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, इसी सिक्रीटरी रूट से. दे डू नॉट फॉल इन सिक्रीटरी रूट, ये सिक्रीटरी रूट से प्रोसेस नहीं करते बट मेम्ब्रेन से, जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन है, पेरोक्सिसोम का जो भी मेम्ब्रेन होते हैं, वहाँ से सारे प्रोटीन को और लिपिड्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूसरे वाले ऑर्गेनेली में ट्रांसफर किया जाता है. देन यहाँ पर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लैमिनार ईआर, वेसिकुलर ईआर, सिस्टर ने न्यूक्लियर एनवेलप सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है. और जो सेल के अंदर में कहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसको शो किया गया है. देन यहाँ पर जो है डिफ्रेंशिएट किया गया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और प्राइमरली जो है इन्वॉल्व होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स में एंड सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन में, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में एंड रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम आयन होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मेम्ब्रेन सिंथेसिस में काम आता है, प्रोटीन फोल्डिंग एडिशन में काम आता है, एन ग्लाइकोसाइलेशन एंड ट्रिमिंग में काम आता है, सीओ ट्रांसलेशनल प्रोटीन ट्रांसलोकेशन सिंथेसिस ऑफ द सॉल्युबल सिक्रेटेड में काम आता है. लाइसोसोम्स, ये मेम्ब्रेन होते हैं जो कि वेसिकुलर स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं और ये प्रोसेस पैकेजिंग में काम आते हैं. गोल्जी अपैरेटस में कोई भी कंपोजिशन है तो वो ऐसे आप उसको सीधा डाल नहीं सकते कहीं पर, उसको पैकेजिंग में काम आते हैं जो गोल्जी अपैरेटस के थ्रू दूसरी जगह पे पहुंचते हैं. और यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स का फॉर्मेशन प्रेजेंस आपको मिलेगा, जैसे हाइड्रोलाइसिस, लाइपेसिस, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेसेस एंड ऑप्टिकली एक्टिव जो है ये किसमें में होते हैं, एसिडिक पीएच में ज़्यादा एक्टिव होते हैं. देन लाइजोसोम जो है, लाइजोसोम का मतलब ही है कि जो बॉडी को डिग्रेड कर दे. तो यहाँ पर मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेली एनरिच्ड इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. लाइजोसोम एक ऑर्गेनेली है जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कंटेन करती है मोस्टली. तो यहाँ पर ग्लाइकोसाइलेटेड जो प्रोटीन होते हैं उनको उनको प्रोसेस किया जाता है और इसका जो रेंज है, इसका स्ट्रक्चर का जो रेंज है वो है 0.05 से 0.5 माइक्रोमीटर. एंड देन लाइसोसोम जो है कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस सच एज लाइपेजेस, न्यूक्लियस, प्रोटीएसेस, ग्लाइकोसिडेजेस एंड सल्फेट्स. दीज एंजाइम्स एक्टिव अराउंड पीएच 5. तो एसिडिक पीएच है वो, जो भी इंफॉर्मेशन इससे पहले जो मैंने बताया आपको सेम इंफॉर्मेशन ये रिलेट करते हैं पीजी लेवल के कोर्स से भी. बस इसमें इतना है कि थोड़ा सा टर्म का मीनिंग ज़्यादा है और इसके डायामीटर, इसका जो रेंज है वो बताया गया है. और पीएच रेंज को मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली आपको हाइड्रोजन प्लस आयन को मेंटेन करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा. फंक्शंस क्या होते हैं, ये प्राइमरी लाइसोसोम्स बनाते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद सेकेंडरी लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मिलके वेसिकल में एंटर करते हैं. वेसिकल में एंटर होने के बाद उसे जब डिग्रेड किया जाता है किसी भी फॉरेन बॉडी को, ये उसे सेल डेब्रीज में कन्वर्ट कर देते हैं. इट कैन एंटर द सेल बाय एंडोसाइटोसिस एंड और फैगोसाइटोसिस. तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो भी फॉरेन बॉडी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसको जिस तरह से डिग्रेड किया जाता है उसे एंडोसाइटोसिस किया जाता है क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है, राइट. एंड देन
Importance of lysosomal hydrolysis is best appreciated by studying the consequences of mutation in gene encoding enzymes. ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि लाइसोसोम में जो भी हाइड्रोलिसिस का जो फंक्शन होता है वो जनरली जीन कोडिंग एनकोडिंग में इम्पोर्टेंट रखता है। अगर कोई डिजीज हो, सपोज यहाँ पर एक डिजीज का नाम है गाउचर्स डिजीज में, तो उसमें लाइसोसोमल का स्टोरेज जो है डिसफंक्शन करेगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, जहाँ पे बीटा ग्लूकोसिडेज जीन जो है डिफेक्ट होगा। ठीक है, और आई सेल में भी, आइलेट्स ऑफ लिंगरहैंस सेल में भी जब डिफेक्ट होता है तो ये अलग अलग डिजीज को प्रोड्यूस करता है बॉडी में। देन पर ऑर्गेनेली का जो स्ट्रक्चर है ऊपर, मैंने यहाँ पर आप छोटा सा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, मुझे कहीं और मिला नहीं तो मैंने किसी बुक से ये कट कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड देन उसके बाद इनसाइड में क्रिस्टलाइन प्रोटीन कोर है, वो पेरोक्सिसोम है और इसका डायमीटर है 0.6 से 0.7 माइक्रोमीटर। दे वर डिस्कवर्ड इन 1954 और इसमें जो है जनरली हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रोसेस होता है वाटर फॉर्मेशन में। पेरोक्सिसोम में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि वाटर फॉर्मेशन में बहुत काम आते हैं। एंड देन यहाँ पर जो रोल है पेरोक्सिसोम का, वो जनरली फोटो रेस्पिरेशन में C3 प्लांट्स में होता है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का एक सेल है, एक फॉर्म है एंड देन उसके बाद वहाँ से जो चीज़ें बन रही हैं, ग्लाइकोलेट जो उसमें प्रोड्यूस हो रहा है 3 फॉस्फोग्लाइकोलेट के साथ मिलके वो ट्रांसफर हो रहा है पर ऑक्सीजोम से माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लाइसिन से सीरीन प्रोड्यूस होता है और फिर सीरीन प्रोड्यूस होने के बाद वो पर ऑक्सीजोम में ट्रांसफर होता है। देन ग्लिसरेट फॉर्म में वो क्लोरोप्लास्ट में रोबिस्को कैल्विन साइकिल के थ्रू उसको रिप्रोड्यूस करता रहता है। तो यहाँ पे पेरोक्सिसोम का C3 प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस। एंड देन कैसे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में कन्वर्ट करता है बाय कैटालेज एंजाइम। ओके, फैटी एसाइल कोए जो है उसको सबसे पहले कैटालेज एंजाइम्स के थ्रू वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। देन राइबोसोम्स ऑर्गेनेली, राइबोसोम्स जो है जनरली प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है एंड आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज अ डेंस पार्टिकल जियोर्ज पलाडे। तो ये सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म में किसने डिस्कवर किया था? जियोर्ज पलाडे ने 1953 में। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें कौन सी एसिड होती है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए, और ये किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो है 80s होते हैं जबकि प्रोकैरियोटिक में 70s होता है। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट, एक लार्जर और एक स्मॉलर। सारे में लार्जर और स्मॉलर होती है, तो 80 सब यूनिट में 60 और 40 होते हैं, 70 में 50 और 30 होते हैं। जो एस का मतलब है वो स्वेटबर्ग यूनिट है और ये सेंट्रीफ्यूगेशन सेडिमेंटेशन रेट के थ्रू पता लगाया गया है। राइबोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है, एक लार्जर सब यूनिट और ये स्मॉलर सब यूनिट, एनसीईआरटी का ये मैंने कॉपी किया है। जो भी ये डायग्राम है, राइबोसोम्स मेम्ब्रेन लेस, ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है जो जिसका डायामीटर 150 से 200 एंगस्ट्रॉम डायामीटर है। 1955 में पलाडे नेम के साइंटिस्ट ने राइबोसोम को डिस्कवर किया और ये प्रोटीन सिंथेसिस साइट है। mRNA जो कि ट्रांसलेशन के थ्रू mRNA से ये अटैच होता है, देन डिफरेंट अमीनो एसिड को ये प्रोड्यूस करता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस से। देन लोअरिंग ऑफ मैग्नीशियम कंटेंट बिलो अ क्रिटिकल लेवल रिजल्ट इन ब्रेकिंग द सब यूनिट देमसेल्फ। अगर इनका प्रोसेस को रोकना है किसी लेवल पे कंट्रोल करने के लिए तो मैग्नीशियम कंटेंट को बढ़ा दिया जाता है जो कि इस सब यूनिट को अलग कर देता है। जब ये सब यूनिट आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्ट्रक्चर बनाते हैं तब ये एक्टिवेट होता है अमीनो एसिड या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अदरवाइज इसका कंट्रोल करने के लिए जब रोकना होता है प्रोटीन सिंथेसिस तो मैग्नीशियम आयन को आप कम कर सकते हो और उसके लेवल को लेस करके। देन
यस, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम का स्ट्रक्चर दिया गया है। यूकैरियोटिक राइबोसोम में 40s और 60s सब यूनिट होते हैं, और प्रोकैरियोटिक में 50s सब यूनिट और 30s सब यूनिट होते हैं, और एमआरएनए से ये अटैच होता है। देन अमीनो एसिड की जो अमीनो एसिड जो भी है ये यूनिट होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, तो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर फॉर्म होते हैं। देन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम का जो है डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है। 70s राइबोसोम में 30 और 50s सब यूनिट होते हैं, 80s में 40 और 60 होते हैं। प्रोकैरियोटिक स्मॉल होता है, यूकैरियोटिक लार्ज होता है। देन स्वेटबर्ग कोफिशिएंट दोनों के अलग अलग होते हैं। प्रोकैरियोटिक 70 होता है, यूकैरियोटिक 80 होता है। यहाँ पर 21 प्रोटीन बनते हैं प्रोकैरियोटिक में, एंड यूकैरियोटिक में 33 प्रोटीन बनते हैं। इसका मोलिकुलर वेट कम होगा जो प्रोकैरियोटिक है, एंड यूकैरियोटिक का ज़्यादा होता है। देन यहाँ पे लार्जर सब यूनिट जो है 50s कंटेन 23s आरएनए विद 2900 न्यूक्लियोटाइड, और लार्ज सब यूनिट जो है 60s का 5s आरएनए विद 120 न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे 2900 न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे 120 न्यूक्लियोटाइड, और 4700 न्यूक्लियोटाइड कहाँ पर होते हैं 28s आरएनए में। इंटरनलाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जो प्रोसेस होते हैं, एक्सोसाइटोसिस में जो है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर जाने का प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में। एक्सोसाइटोसिस फॉरेन बॉडी है या फिर कोई भी फूड पार्टिकल है, वो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो भी पार्टिकल्स होते हैं फिर उनको वेसिकल में कवर किया जाता है। वेसिकल से पोर फॉर्मेशन होता है, पोर फॉर्मेशन से वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। सेम एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, जो भी मेम्ब्रेन में लाइजोसोम्स है वो क्या करेगा, लाइजोसोम वो पार्टिकल जैसे ही अंदर आएगा उसमें जो भी एंजाइम्स होंगे वो उसको डिग्रेड करेगा, और वो इनसाइड या तो वो बॉडी से बाहर चले जाएंगे एज अ वेस्ट पार्टिकल, और अदरवाइज अगर वो बच भी जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम जो प्रोसेस होगा एंजाइम्स के थ्रू उसके थ्रू बाहर हो जाएंगे। तो एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। देन फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस एक्सटेंड सीडोपोडिया बाय मेम्ब्रेन इवेजिनेशन, द सीडोपोडिया ऑफ एमीबा एनगल्फ पार्टिकल ऑफ फूड। तो फैगोसाइटोसिस जो है एमोबा में भी प्रोसेस होता है फूड पार्टिकल्स को जब ये अपने अंदर लेता है अपने मेम्ब्रेन्स के थ्रू। डाइजेस्टिव वेसिकल्स में इनसाइड साइटोसोल, साइटोसोल में ये प्रोसेस होता है एमीबा के। फैगोसाइट आर द क्लास ऑफ व्हाइट ब्लड सेल दैट आर पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। तो ये हमारे जो हमारी बॉडी में और अमीबा की बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं फैगोसाइट, वो इसका मेंशन किया गया है। इम्यून सिस्टम में प्रोड्यूस होता है फैगोसाइट, जो कि फॉरेन बॉडी को रिकॉग्नाइज करके उसे हमारी बॉडी से आउटसाइड में भेजता है, माने इनसाइड में ही उसको रिड्यूस करता है एंडोसाइटोसिस से, और वो हमारी बॉडी से एज अ वेस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं। पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस एक नॉन स्पेसिफिक है, मोर और लेस कांस्टेंट पिचिंग ऑफ स्मॉल वेसिकल engulf extracellular fluid contain solute, they are too small include significant particulate। पिनोसाइटोसिस जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये फ्लूइड को एनगल्फ करता है एंड देन उसे रिमूव करते हैं। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ये दिस काइंड ऑफ एंडोसाइटोसिस रिलाइज ऑन द एफिनिटी ऑफ रिसेप्टर। यहाँ पे रिसेप्टर की जरूरत पड़ेगी एंडोसाइटोसिस में। देन काम वही है। उसके बाद कोटेड पिट्स होंगे, कोटेड पिट्स बनेंगे जो कवर करेंगे फॉरेन पार्टिकल्स को, एंड देन पिंच करेंगे तो वो वहां से निकलने के लिए उनको ईजी रहेगा। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो वहां से बाहर हो जाएंगे। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस इज perhaps the best understood mechanism for bringing larger substances into cell। then the drawing जो भी इसका डायग्राम दिखाया था यहाँ पर जो भी एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस है वो उसी के बारे में उसका प्रोसेस है। यहाँ पे रिसेप्टर की जरूरत पड़ती है, तो क्लैथरीन का कोटेड होता है, क्लैथरीन कोटेड रिसेप्टर में होता है, और इन जनरल जो है कोट फॉर्मेशन होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फॉर्मेशन ऑफ क्लैथरिन वेसिकल। तो यहाँ पे क्लैथरिन जो है ये इस तरह से रिसेप्टर के थ्रू फॉर्म होता है, ये इनसाइड सेल हमारे बॉडी में बनता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो भी फैगोसाइटोसिस है, पिनोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे अंदर आता है, ये फिर कवर हो जाता है। देन पिनोसाइटोसिस में स्मॉल वेसिकल्स में ये कवर होते हैं, एंड देन रिसेप्टर मीडिएटेड में ये रिसेप्टर के थ्रू क्लैथरिन कोटेड बनाते हैं।
एंड देन रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर ये जो रिसेप्टर है यहाँ पे सेल को एंटर किया जा रहा है, देन उसके बाद कोटेड वेसिकल्स हैं, कोटेड वेसिकल्स को अनकोट किया जाएगा, अनकोट करने के बाद उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, फ्यूज होगा ये एंजाइम से। लाइसोसोम में जो भी एंजाइम्स पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और जो भी प्रोटीएसेस, कार्बोलेसेस, सॉर्टिंग वेसिकल्स, देन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिवेशन एट लो पीएच, डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। जो भी वेस्ट पार्टिकल है वो आउटसाइड हमारी बॉडी से आउट हो जाते हैं। देन in the illustration, substance to be internalized have bound to their cell membrane receptor. The receptor then cluster to form a coated pit. तो यहाँ पे वो उसी का ही एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कैसे कैसे ये कोटेड पिट को फॉर्म करता है। एंड देन एल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है। ये कैसे, अगर बैड कोलेस्ट्रॉल है तो देन ऑब्वियसली हमारी बॉडी में ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसे कैसे बाहर किया जाता है? द फाइनल पिंच ऑफ अ कोटेड वेसिकल रिक्वायर्स जीटीपी हाइड्रोलाइसिस। तो जीटीपी हाइड्रोलाइसिस की रिक्वायरमेंट होती है पिंच करने के लिए, जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है और वो जो है क्लैथरिन जो है लूज करता है, सारे अपने अंदर जो भी उसने पार्टिकल्स लिए हैं वो बाहर करता है। देन सॉर्टिंग वेसिकल सेपरेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट फ्रॉम द रिसेप्टर। रिसेप्टर से सारे कंटेंट को ये सॉर्ट आउट करते हैं, जो चीज़ें चाहिए वो रखते हैं, उसके बाद वो सॉर्ट आउट करके वो उसे बाहर कर देते हैं। तो एलडीएल कॉम्प्लेक्स जो है ये बैड कोलेस्ट्रॉल, ये इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। Then exocytosis, maintaining cell size or volume seems to be built in component of the machinery or of receptor mediated endocytosis that balance endocytosis with membrane recycling. तो exocytosis, यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, हमारे अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो लाइसोसोम के थ्रू जब भी उसमें जो भी सेल डेब्रीज में कन्वर्ट होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, गोल्जी अपैरेटस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए सिक्रीशन वेसिकल्स के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सोसाइटोसिस है, बाहर की तरफ जाना जो भी वेस्ट पार्टिकल्स है। एक्सोसाइटोसिस इज ऑल्सो द एंड पॉइंट ऑफ complex process of packaging protein destined for secretion or for insertion into the membrane themselves. The formation of both lysosome and secretion vesicle begin in the rough endoplasmic reticulum, followed by passage and maturation through Golgi vesicle. तो जो भी प्रोटीन पार्टिकल्स है, सारे प्रोटीन पार्टिकल्स जो है पैकेज नहीं हो पाते हैं, तो ये क्या करता है, उस जो भी बचे हुए प्रोटीन पार्टिकल्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बाहर की तरफ जाते हैं, जिसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। देन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, सबको पता है। इसका साइज जो है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है और इसकी जो लेंथ है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर है और सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज ए कंपार्टमेंट, और इसमें कंपार्टमेंट होते हैं, आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद डेंस होमोजेनियस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स एंड द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म continuous limiting boundary of the organelle. The inner membrane forms the number of infolding called the cisternae. तो इनर फॉर्म में जो है, जो भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये अगेन सिस्टरने ही फॉर्म कर रहा है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स है, सिस्टरने है, इनर मेम्ब्रेन, स्पेस भी है बीच में। देन दे प्रोड्यूस एंड सेलुलर एनर्जी ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इसमें सिंगल सर्कुलर एक डीएनए मॉलिक्यूल भी होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं रिक्वायर्ड फॉर, और सारे मटेरियल होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए जरूरी हुए हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फंक्शंस क्या होता है इनका, देयर साइज रिमेन्स अबाउट द सेम इन बैक्टीरियल सेल एज वेल। तो इसकी जो मेन चीज है वो बैक्टीरियल सेल में भी इसका साइज सेम होता है, ये वहां भी प्रेजेंट होता है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है, तो प्रोटेक्टेड रहते हैं। दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन विदाउट प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द ओवरऑल साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। Then the internal mitochondria matrix is a proteinaceous and rich in enzyme. इसमें एंजाइम्स होते हैं और प्रोटीनेशियस के सब्सटेंसेस होते हैं, और ये क्या करता है, shuffle system transfer electron from cytosolic NADH to the mitochondrial electron transport chain. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को प्रोसेस आउट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। NADH
टू साइटोसॉल, NADH को ये कहाँ तक पहुंचाता है, साइटोसॉल से। देन साइड द रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन द साइटोप्लाज्म एंड रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया इंटीग्रेटेड concentration of ADP and phosphate in the cytosol and the mitochondria enzyme of TCA cycle and fatty acid oxidation are present in the mitochondrial matrix। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस जो है साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जो कॉन्सेंट्रेशन है ATP का, ADP का, फॉस्फेट अल्टीमेटली ये माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर होते हैं। एंजाइम्स जो है TCA साइकिल का परफॉर्म करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रेजेंट होते हैं। एनर्जेटिक्स एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो है एक टॉपिक है अलग से, जो भी इस सिलेबस में मेंशन किया गया है। ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है जो कि कंजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में जो भी हमारे सेल में चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और फॉस्फोराइलाइट होता है। तो पी फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है उसे नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल से सिंथेसाइज किया जाता है। एंड वो कैसे होता है, ETC जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें लेबोरेटरी में ये जब डिस्कवर किया गया था, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉस्फेट इनटू ATP, तो फॉस्फेट के फॉर्म में किसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, ATP को, क्योंकि उसमें फॉस्फोरस ग्रुप होता है। एंड देन बाय मेजरिंग ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीजन जो उसमें मेजर किया गया वो उसको किस फॉर्म में रिड्यूस किया गया, हाइड्रो वाटर के फॉर्म में रिड्यूस किया गया। और ये किसको, NADH लिंक्ड और FADH, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो भी NADH FADH का जो भी कॉम्बिनेशन के थ्रू, जो भी लिंकेजेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं केमिकल्स, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। देन oxidize can be calculated as follows: total number of ATP synthesized per molecule of glucose। तो ATP कितने सिंथेसाइज होते हैं, दो सिंथेसाइज होते हैं ATP, NADH, एंड फॉर 10 NADH अगर एक से दो हो रहे हैं तो 10 से कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। देन फॉर 10 NADH 2.5 ATP NADH, ओके, 2 molecule ATP और NADH फॉर 10 NADH और ग्लूकोज। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से और 10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, NADH के मॉलिक्यूल से और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2.5 ATP पर NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्लस 1.5 ATP पर FADH 2 for 2 FADH2 और glucose plus 4 plus ATP glucose, that is 2.5 into 10 plus half into 2 plus 4 25 plus 3 plus 4 32 molecules। तो 32 molecules यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ये वाला जो कैलकुलेशन है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो भी ग्लाइकोलाइसिस फॉर्म है और जो TCA साइकिल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, आपको उससे समझ में आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन दिया गया है, और कितने ऑक्सीडाइज होते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दैट इज 38। टोटल नंबर ऑफ ATP सिंथेसिस, ATP सिंथेसिस कितना होता है, 32। तो यहाँ पर इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ATP अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। कितनी कितनी हीट की ज़रूरत होती है ATP अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। देन रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट का मतलब है कि कौन सा फॉर्म अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा फॉर्म होने लगे, अगर NADH को ज़्यादा फॉर्म हो रहा है, कुड जनरेट NADH FADH2 और बोथ, तो अवेलेबिलिटी ऑफ अदर सब्सटेंस जो है और ऑक्सीजन वो टर्मिनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। और तो यहाँ पर क्या है, उसके उस लेवल को कम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो कंटेंट है वो ऐड किए जाते हैं ताकि वो बैलेंस रहे। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ऑक्सीजन इज डिपेंडेंट ऑन माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डिपेंड होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और जिसके लिए ATP सिंथेसिस बहुत ज़रूरी है। In addition, ATP is synthesized only when it is required and electron transport occurs when ATP is being synthesized simultaneously. This prevents any wasteful oxidation of glucose। तो यहाँ पर जो है ग्लूकोज का वेस्ट जो ऑक्सीडेशन है उसको रोका जाता है, जिसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी
कंट्रोल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन कंट्रोल बाय एटीपी रिक्वायरमेंट। तो जितना एटीपी की रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज को बनाने की उतना ही यूज किया जाता है कंट्रोल लेवल में। देन cytoskeleton, microtubules, microfilament lattice and cytosol, nuclear envelope, ये chromosome, tissue and organs, evolution and population, speciation, biodiversity, adaptation, natural selection, organization of life, size and complexity, interaction with environment। यहाँ पर ये दूसरा टॉपिक है। तो फिलहाल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तक ही ये जो टॉपिक है इसमें इस वीडियो में रखते हैं, बाकी के टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।